क्वेश्चन नंबर, जैसे अपन इसी में स्टडी कर रहे हैं, कौन सा, जैसे क्वेश्चन नंबर अपन ने अभी अभी ये 37 की बात करी जाए, किसकी 37 में आंसर बनना है अपना फोर्थ। क्लियर? तो फोर्थ में ये कैसे है, 37 को ज़रा एक बार रीड करते हैं। तो 37 में लिखा है, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एंड कॉम्प्लेक्स फिफ्थ आर रेस्पेक्टिवली। फिफ्थ एंड फर्स्ट क्या क्या होंगे? तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन में पूरा का पूरा ETS है, कॉम्प्लेक्स 1, थर्ड, सेकेंड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 1 को क्या कहा जा रहा है, NADH2 डिहाइड्रोजनेज, और फिफ्थ को हमने क्या कहा है, ATP सिंथेज और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ। तो इसका फोर्थ आंसर इसमें बन रहा है। क्लियर ये चीज़? इसके बाद में जैसे 38 पर बात की जाए, तो 38 पर बात करी जाए तो वहाँ पर क्या है, याद करो मैंने आपको फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ाए थे, और फैक्टर अफेक्टिंग में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर साइनाइड का अगर यूज किया जाता है, किसका, साइनाइड का यूज करें, तो फिर वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये अपना नेक्स्ट लेक्चर है ना, ऐसे। तो साइनाइड का अगर यूज करें तो क्या देखेंगे कि साइनाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ हुआ था? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हम लोगों ने देखा था कि साइटोक्रोम A से A3 की ओर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो साइनाइड इनहिबिट करता है, रोकता है, और इस तरीके से साइनाइड किसी तरीके से ATP फॉर्मेशन को इनहिबिट कर सकता है। क्लियर? तो ये चीज़ है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है आपका, जैसे बात करी जाए, ये अपन लोग स्टडी कर चुके हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर में 9 की बात कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या देख रहे हो कि इसमें दो लिस्ट दी गई हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लैक्टिक एसिड लिस्ट 1 में है, B में अल्कोहल एंड CO2 दिया है, C में ट्राइपामेटिन दिया है, D में एम्फीबॉलिक पाथवे दिया है। तो इसमें लिस्ट जो सेकंड है उसमें रेस्पिरेशन है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, RQ वैल्यू मोर देन 1, और फिर उसमें दिया है ह्यूमन मसल्स में क्या होता है, और ईस्ट के द्वारा एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे होता है, पायरू प्रोड्यूस बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। क्लियर? अब इसमें अगर अपन देखें, देखो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं कि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से आती हैं तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाते हैं। जैसे प्रोड्यूस बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन जो होता है तो वो कब होता है? तो प्रोड्यूस बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड, तो अल्कोहल बनेगा भाई। जब पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड, ठीक है, तो पायरुविक एसिड से क्या होता है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, ये बनेगा एसिटल्डिहाइड में, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि दिस इज़ 2 कार्बन एंड दिस इज़ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और इससे फिर क्या बना था, C2H5OH का फॉर्मेशन हुआ, CO2 यहाँ प्रोड्यूस हुआ, अल्कोहल इस जगह।
तो इसको आपको बी में अगर देखा जाए तो सिक्स्थ बी में ही आएगा, और सिक्स्थ में फिफ्थ भी है। तो प्रोड्यूस बाय ईस्ट, तो एल्कोहल किसके ज़रिए प्रोड्यूस होगा? तो प्रोड्यूस बाय ईस्ट, ईस्ट बनाती है किसे? एल्कोहल को। तो कायदे से आंसर तो आपको मिल चुका है ये सेकंड, ठीक है। 9th का आंसर होगा सेकंड। अब बाकियों को देखो, ए में कहा गया है सेकंड एंड फोर्थ, तो लैक्टिक एसिड है, तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ही बनाएगा ये फर्मेंटेशन के जरिए, तो सेकंड सही है। और फिर फोर्थ की बात करी है इन ह्यूमन मसल्स। याद करो कि ये हमने बात भी आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन में एक्सप्लेन की है कि एक्चुअली जब ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, इन्हें स्केलेटन मसल्स भी कहते हैं, ये हम जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं इनके ज़रिए, तब होता ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और इन स्ट्रेटेड मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से होता है कि उतनी सफिशेंट ब्लड सप्लाई इनमें नहीं होती, और ब्लड सप्लाई नहीं होने का मतलब है कि इनमें ऑक्सीजन की सप्लाई उतने अमाउंट में नहीं होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई अगर उतने अमाउंट में नहीं होगी तो अल्टीमेटली होगा क्या? अल्टीमेटली बात वही होगी कि ऑक्सीजन नहीं मिलने पर फिर वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगेगा, क्योंकि मसल्स को एनर्जी चाहिए। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को रोक देते हैं, इसे हम थकान या फैटिग कहते हैं। और इस लैक्टिक एसिड को जब हम रिलैक्स करते हैं तब लिवर में लाके डिटॉक्सिफाई किया जाता है या न्यूट्रल किया जाता है, जिससे हम दोबारा उतना ही वर्क अपनी मसल से कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ है। फिर आता है सी में देखें तो सी में थर्ड का ऑप्शन बनना है टाइम डायमेंशन, इसमें लेस देन 1 इसकी आरक्यू वैल्यू है, जाहिर सी बात है 0.7 था, याद करो। एम्फीबॉलिक पाथवे डी में 1 है, तो रेस्पिरेशन इज ए एम्फीबॉलिक पाथवे। याद करो रेस्पिरेशन के दौरान बहुत सारे केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, वो कंपाउंड कहीं ना कहीं दूसरे कंपाउंड के फॉर्मेशन में भी यूज किए जाते हैं, है ना। वैसे तो याद करो जब मैंने आपको क्रैब्स साइकिल बताई थी उसी टाइम एम्फीबॉलिक पाथवे का भी एक्सप्लेनेशन दिया था, और उसमें मैंने आपसे ये कहा था कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम normally involve in aerobic respiration to produce a high amount of energy, but when cell again required fatty acids, अगर कोशिका को दोबारा फैटी एसिड की ज़रूरत है, नीड है, आवश्यकता है, तब कहा जाता है कि एसिटाइल कोएंजाइम विथड्रॉन पाथवे ऑफ रेस्पिरेशन एंड कन्वर्ट इन फैटी एसिड्स। कहा जाता है कि नॉर्मली फैटी एसिड एंटर होते हैं एसिटाइल कोएंजाइम, लेकिन जब कहीं ना कहीं अगर सेल को दोबारा रिक्वायरमेंट होती है तो वो दोबारा से फैटी एसिड में बदल सकता है। इज़ दैट क्लियर? ये चीज़ एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, याद करो। मैं सीधे, हालांकि मैं ये बात आपको डिफरेंट सब्सटेंस का रेस्पिरेटरी सब्सटेंस की जो एंट्री है उस पर एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। तो ये है पायरुविक एसिड, ठीक है, और पायरुविक एसिड में बनता है एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन से। ये यहाँ पर एक CO2 रिलीज होता है, यहाँ पर आपका NADH2 भी रिलीज होता है। इज़ दैट क्लियर? अब अगर फैट्स का यूज होता है ना, तो फैट्स में दो कंपोनेंट बनते हैं, एक है फैटी एसिड, ये फैटी एसिड की एंट्री यहाँ होती है रिवर्सिबल फॉर्म में, और ये इससे जो ग्लिसरॉल निकलता है, क्या ग्लिसरॉल, ये जाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन
फॉस्फेट के पास, ऐसे ये रिवर्सिबल फॉर्म में यहाँ एंटर होता है। हमने ये स्टेप नहीं बताया है, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ एनसीईआरटी इसकी बात कर रहा है, एसिटाइल को एंजाइम फैटी एसिड में बदल सकता है, फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम। तो यहाँ पर फॉर्मिंग फेज भी है, यानी कि एनाबॉलिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लस कैटाबॉलिक को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं इस तरीके से दोनों प्रोसेस को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। इज दैट क्लियर? यस। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं जो ये बताए जा रहे हैं। अब आपको ये 25 मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है। ये बातें हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं स्टेज सेकंड में कुछ क्वेश्चंस को ले लेते हैं। ठीक है, तो अब अपन आ जाते हैं स्टेज सेकंड के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो जाए। स्टेज सेकंड में अपन क्या देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन लेना है। आज 100% जो फिजियोलॉजी का माइनस सेकंड है ये कंप्लीट हो चुका है, सिलेबस आपका हो चुका है। मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, क्योंकि रेस्पिरेशन से रिलेटेड सारी स्टडी आपके दिमाग में होना चाहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ऐसे ये ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, पहले सेकंड की बात करें फिर कुछ और देखेंगे। स्टेज स्टेज सेकंड में कुछ खास क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं ना। जैसे कहा गया है, पहला ही क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका क्या है कि मैच द कंपाउंड गिवन कॉलम फर्स्ट विद द number of carbon atom presence in the in them which are listed under the column second। तो लिखा है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड। ये कितने कंपाउंड के यौगिक होंगे? क्लियर? तो याद करो, ये हम लोग कई बार स्टडी कर चुके हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है इसमें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम समझें कि ये जो कंपाउंड है कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम से, जैसे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड कितना है? 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अब फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, क्या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, रैल्डिहाइड, डिहाइड। क्लियर?
ये अपना क्या है 3 कार्बन कंपाउंड। इसके बाद में इन्होंने दिया है आइसोसिट्रिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, ठीक है। आप क्रेब्स साइकिल को देख सकते हो, 6 कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है। अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड कौन है? अल्फ़ा कीटोग्लूटरिक एसिड, ये कितने कार्बन कंपाउंड है? ये 5 कार्बन कंपाउंड। तो इस तरीके से हम मैचिंग वहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इन रेस्पिरेशन ऑफ यूकैरियोट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करी जाए, क्या क्वेश्चन नंबर 2? तो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है? इन द रेस्पिरेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल ए चेन ऑफ 10 reaction controlled by different enzyme take place in the perimitochondrial space, ठीक है। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होते हैं ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। अच्छा, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइज ऑफ O2 एंड रिलीज CO2 वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म, ये भी कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। पायरुवेट इन completely oxidized in mitochondria, incompletely oxidized, to convert it lactic acid and CO2, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड CO2 में कन्वर्ट नहीं होगा। ए चेन ऑफ 10 रिएक्शन कंट्रोल बाय द डिफरेंट एंजाइम टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस पायरुविक एसिड। 4th इज राइट आंसर, ठीक है। 4th क्यों? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो 10 स्टेप का रिएक्शन है, और 10 स्टेप का रिएक्शन ये अपने साइटोप्लाज्म में ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2nd। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर, वैसे कुछ तो आसान क्वेश्चन होते हैं, वे क्वेश्चन नंबर चलो 3rd की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल कैरियर प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 5th और उसके बीच में कौन सा है सब्सटेंस? जो चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये है, ये डायग्राम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ बात करें तो ये कौन है? कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। फिर कौन आता है? कॉम्प्लेक्स 3rd। फिर कौन है? 3rd आता है, देन आपका 2nd, देन 4th, ठीक है। और फिर आता है ये 5th, इस तरीके से ये तो यहाँ कौन है? ये है F0, क्लियर। और ये टोटल क्या कहलाता है? F1, और इसे हम कहते हैं ATP सिंथेज। क्या? ATP सिंथेज, और इसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स 5th, कॉम्प्लेक्स 5th। अब ये कह रहा है कि ये है कॉम्प्लेक्स 3rd, क्लियर, और ये है कॉम्प्लेक्स 4th, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 3rd और 4th के बीच में जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराता है वो कौन है? तो वो है आपका यहाँ पर एक मोबाइल कैरियर है जो कहलाता है साइटोक्रोम C। क्या कहलाता है? C। ये इलेक्ट्रॉन को लेकर इस जगह ट्रांसफ़र कराता है, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसमें गए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन सीधे कहाँ पहुँचते हैं? 4th में। तो कहीं ना कहीं साइटोक्रोम C इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3rd टू कॉम्प्लेक्स 4th, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंस होता है?
ये जो कैरियर प्रोटीन अपन साइटोक्रोम सी देख रहे हैं ये कौन है? ये है पीएमएस। कौन है? पीएमएस। और ये कौन है? दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। इज दैट क्लियर? ये आउटर मेम्ब्रेन है, पीएमएस है। और ये कौन है? ये है इनर मेम्ब्रेन। और इसके नीचे का जो हिस्सा है वो कौन है? मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो कॉम्प्लेक्स थर्ड, वो थर्ड हम पढ़ रहे हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्या हो जाएगा? आंसर इज फोर्थ। ऐसे अब हम अपन बात करें क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। ऑक्सीजन किस में रिक्वायर्ड होती है? इन मिडिल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, टर्मिनल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, इनिशियल स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन। तो टर्मिनल हो जाएगा। मतलब इसमें टर्मिनल का ऑप्शन किस में है? आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कहाँ हुई थी? ईटीएस में। कहाँ हुई थी? ईटीएस। ईटीएस ये रहा। ठीक है, यहाँ क्या हुआ था? इस जगह से 2 इलेक्ट्रॉन आए थे इसमें, और यहाँ से क्या हुआ? 2 प्रोटॉन का यूज हुआ, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे। और यहाँ आया 1/2 O2, इसने भी इसमें रिएक्शन की, तभी तो क्या बना था? तभी बना है H2O। ठीक है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड टर्मिनल साइट पर होती है, मींस ईटीएस में होती है। अब क्वेश्चन हम बात करें क्वेश्चन फिफ्थ की। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन फिफ्थ में क्या दिया है इन्होंने? इन्होंने दिया है फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट इज एसेंशियल in the photosynthesis light energy requirement for this purpose while the respiration किसे यूज करता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी, सोलर एनर्जी, कीमो ऑस्मोटिक एनर्जी एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या होना चाहिए? केमी ऑस्मोटिक तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और हम देखें तो यहाँ पर इसमें जो अपने अंदर आंसर्स दिया है स्टेज थर्ड, फिफ्थ, सेकंड में 1 ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो एनर्जी थी। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी कैसे? क्योंकि ये पूरी की प्रोसेस ये जो चला था ईटीसी, ये पूरी की प्रोसेस कैसी थी? रेडॉक्स प्रोसेस है। क्या है? रेडॉक्स प्रोसेस है। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर जो पूरा का पूरा ईटीसी चला था, वो पूरा का पूरा ईटीसी यहाँ पर रेडॉक्स प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इस एनर्जी का यूज होता है, तभी वो पंपिंग प्रोसेस होती है। तो इसमें फिफ्थ में राइट 1 आंसर बनता है। ओके, ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी का है। ठीक है, प्रोसेस टेक प्लेस इन गिवन डायग्राम ए एंड बी डायग्राम दिया गया है। और फिर इसमें हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर पास्ड फ्रॉम ए टू बी रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP मॉलिक्यूल्स। 2 ATP मॉलिक्यूल्स। अब ज़रा इसको देखो, एनसीईआरटी ने डायग्राम तो ऐसे बना रखा है। कैसे? क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात कर रहे हैं, है ना? मतलब उन्होंने इनर मेम्ब्रेन बनाई है, इसी में ये इसका F0 पार्ट है, और यहाँ पर इन्होंने F1 को रख रखा है। F0 एंड F1
ठीक है, ये पूरा का पूरा ऑक्सीसोम भी कहलाता है। तो ये है इनर मेम्ब्रेन और ये है आपका F1 पार्टिकल, ठीक है। अब यहाँ से कहा है, इसमें देखें अच्छे से कि 2 ATP बनाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी। तो 2 ATP के फॉर्मेशन के लिए याद करो, NCERT क्लियर कट कहती है कि 2 प्रोटॉन जब इस तरीके से F0 से होते हुए मैट्रिक्स की ओर आते हैं, कहाँ आते हैं, मैट्रिक्स। अभी NCERT के अकॉर्डिंग जो थ्योरी में लिखा है उसके बेसिस पर बात कर रहा हूँ। PMS से जब मैट्रिक्स की ओर 2 प्रोटॉन आते हैं तब वहाँ क्या होता है, इस F1 के अंदर, इसे क्या कहोगे, F1, ठीक है। यहाँ आता है ADP प्लस PI और ये कन्वर्ट हो जाता है ATP में। इज़ दैट क्लियर? कहा जाता है कि यहाँ इसके मूवमेंट से एक कॉन्फॉर्मेशनल चेंज होता है F1 के अंदर, और वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इतनी एनर्जी जनरेट करता है कि एक ADP एक ATP में कन्वर्ट हो सकता है। तो इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई कि मूवमेंट कहाँ से हो रहा है, आपके F0 से होता हुआ मूवमेंट हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि 2 ATP बनाना है, तो 2 ATP बनाने का मतलब है कि आपको एक ATP के लिए 2 प्रोटॉन, तो 2 ATP के लिए 4 प्रोटॉन। तो आंसर आपका हो रहा है 4, मतलब 4 प्रोटॉन्स, मतलब थर्ड आंसर है इसका। तो आंसर इसका हो रहा है थर्ड, क्योंकि थर्ड में दिए हैं 4 प्रोटॉन। 4 प्रोटॉन अगर गुजरेंगे तो वहाँ पर 2 ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है जी। ऐसे यस। अब बात करें द NADH सिंथेसिस, ग्लाइकोसिस ट्रांसफर टू इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये शटल के जरिए, शटल सिस्टम के जरिए वो ट्रांसफ़र होते हैं ना। ये आसान क्वेश्चन है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इन प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सब्सटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ना। तो कौन सा सब्सटेंस जो है रेस्पिरेशन में यूज होता है, तो जाहिर सी बात है कार्बोहाइड्रेट हैं, फैट्स हैं, ये बात है। फिर है इफ़ सुक्रोज एंटर इन ग्लाइकोलाइसिस देन फर्स्टली कन्वर्ट इनटू A and B बाय द एक्टिविटी ऑफ इन्वर्टेज एंजाइम। A and B क्या होना चाहिए, सुक्रोज किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। याद है अपन ने रेस्पिरेटरी सब्सटेंस पे बात करी थी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात की जाए, ये तो इसमें जो सुक्रोज है, क्या सुक्रोज, सुक्रोज कौन है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड है। और ये डाइसैकेराइड कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इन दोनों में कन्वर्ट होता है। तो यही चीज़ पूछ रहा है ये। तो इस तरीके से आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। क्या आंसर इज थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर अगला बात की जाए, चलो 12 की बात करते हैं। ए सिस्टम इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉल द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड ऑन द, कहाँ होता है, मतलब क्वेश्चन 12 में आपसे पूछा जाता है कि ETS लोकेटेड इन, ETS इज लोकेटेड इन, तो जाहिर सी बात है कहाँ होगा, आंसर के तौर पर इनर मेम्ब्रेन होगा। कहाँ, इनर मेम्ब्रेन। इसमें ही आपके ये जो ETS है उसका अरेंजमेंट प्रेजेंस होगा।
इज दैट क्लियर? ऐसे फिर है क्वेश्चन नंबर 13, आसान है। 14 की बात करें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंट स्टेप विच वाज रिलीज ऑफ एनर्जी इन रेस्पिरेशन? तो एंजाइमेटिक रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 पे बात करें, विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर एंशियंट प्लांट? प्राचीनतम प्लांट के लिए क्या सही नहीं है? दे हैव फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, दे आर प्रिमिटिव एल्गी, दे यूज H2S एज हाइड्रोजन सोर्स। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। इसका आंसर होगा थर्ड, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात करी जाए, अच्छा क्वेश्चन है ये, आगे फोटोसिंथेसिस में भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, तो एक्चुअली प्लांट कोई भी हो, प्लांट ऐसे याद रखना, प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस में जल का उपयोग होने से O2 का निर्माण होता है, O2 का निर्माण होता है। बात क्लियर? तो कहा जाता है प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस होती है उसमें जो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है वो थ्रू द वाटर होता है। तो यहाँ H2S की बात करी गई है, तो H2S यूज एज हाइड्रोजन डोनर इन बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर की तरह इसका यूज किया जाता है। क्लियर? तो ये गलत हो जाएगा 15। इसके बाद में बात करी जाए, ATP इज नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइड ड्यू टू ETS, है ना? तो ये भी आप कर लोगे। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर बात की जाए तो ये अच्छा है और आसान भी है कि when a molecule of pyruvic acid is subjected to the anaerobic respiration and form lactic acid, they are loss of 3 ATP molecule, loss of 6 ATP molecules, gain 2 ATP molecules and gain 4 ATP molecules. When a molecule of pyruvic acid, तो इसमें याद करो एक मॉलिक्यूल है तो इसमें 3 ATP का लॉस होगा, क्योंकि एक पायरुविक एसिड जब कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में तो वहाँ एक NADH2 बनता है, तो उसके बेसिस पर बात करी गई है। अब यहाँ कहा गया है क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज inadequate O2 supply in animals cell enter the respiration pathway, then it will be changed into, मतलब sufficient O2 अगर नहीं मिल पा रही है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? एनिमल्स के केस में तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? आसान है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट स्टेप वाइज रिलीज एनर्जी इन रेस्पिरेशन? तो obviously many enzyme control the reaction, mostly release energy lost in the form of heat. आसान है।
which of the following complex in mitochondria ETS have two copper center in combination with iron? ठीक है, तो याद करो यहाँ अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग भी है। तो एक बार फिर से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 इसमें पूछा गया है कि वह संकुल जिसमें कॉपर की उपस्थिति होती है, तो वो कौन है? वो है कॉम्प्लेक्स फोर्थ। याद करो कॉम्प्लेक्स फोर्थ को, तो याद है आपको, इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ को अपन कई बार देख चुके हैं। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसे रिसीव करता है कॉपर फर्स्ट, फिर जाता है साइटो ए में, वहाँ से जाता है साइटो A3 में इलेक्ट्रॉन, फिर इसे कॉपर रिसीव फिर से करता है। तो यहाँ पर 2 कॉपर की बात करी गई है, तो 2 कॉपर कॉम्प्लेक्स फोर्थ में अरेंज्ड रहते हैं। कहाँ? कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इज दैट क्लियर? ये कॉम्प्लेक्स फोर्थ है। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 कॉपर एक फर्स्ट स्टेज पर और एक लास्ट स्टेज पर प्रेजेंस होता है, ये चीज़। इसके बाद में 20वां अच्छा क्वेश्चन है। अब हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग विच स्टेप डायरेक्टली सिंथेसाइज इन EMP? EMP में 2 ATP molecules are during the step directly synthesized in EMP. EMP में कब बनते हैं? 4 ATP, 2 in each PEP to pyruvic acid and bisphosphate to PGA. मैं सीधे आपको बता देता हूँ, टोटल 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस कर रहे हैं 21, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करी जाए, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या हुआ था? 1,3-PGAL का फॉर्मेशन हुआ था। एल्डिहाइड से 3-PGAL जब कन्वर्ट हुआ था 1,3-PGA में, तब यहाँ 2-ADP आए थे और ये कन्वर्ट हुए 2-ATP में। इज दैट क्लियर? अब लास्ट में याद करो, हमें एक स्टेप मिला था PEP, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना, ये कन्वर्ट हुआ था टू पायरुविक एसिड। याद आ रहा है? पायरुविक एसिड, और ये भी 2 मॉलिक्यूल थे, है ना, और चूंकि ये भी 2 मॉलिक्यूल थे इसलिए यहाँ पर 2 ATP बने। तो यहाँ पर भी आए थे 2-ADP और ये कन्वर्ट हुए 2-ATP। तो 2 ATP यहाँ, 2 ATP यहाँ, इन 2 स्टेप पर ATP का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर अगला। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन? पायरुविक एसिड रिप्रेजेंट्स इन एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज का प्रोडक्ट क्या था? एसिटाइल कोएंजाइम, सब जानते हैं, ठीक है। अब हम तो रेस्पिरेशन क्या है? एक्चुअली एम्फीबॉलिक पाथवे है। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी टेक प्लेस इन। ये मॉलिक्यूल कहाँ ब्रेक डाउन होते हैं? तो साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये अच्छा है ये चीज़, ठीक है।
अब हम बात करें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कंप्लीटेड इन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, मैट्रिक्स में भी होगी, है ना, ये चीज़ है। आफ्टर एब्सिशन फैकल्टेटिव एनारोबिक रेस्पिरेशन मीन्स, ये थोड़ा सा समझ लो, इसमें एक बात समझ लेते हैं। फैकल्टेटिव क्वेश्चन नंबर अपना आ रहा है 30, कौन सा 30। जैसे इसकी एक की डेफिनेशन याद रखना, फैकल्टेटिव एनारोबिक, क्या फैकल्टेटिव एनारोबिक, हिंदी में कहते हैं विकल्पी अवायवीय, अवायवीय, विकल्पी अवायवीय। तो इनके पास अवायवीय परिस्थितियों का विकल्प है, फैसिलिटी है ना। तो ये हैं कौन, सामान्यतः यह वायुवीय जीव हैं लेकिन अवायवीय परिस्थितियों में, अवायवीय परिस्थितियों में रह सकते हैं, समझे, ऐसे। तो इसे याद रखना, ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गए, है ना, ऐसे। फिर है 31 क्वेश्चन की बात करी जाए, थोड़ा जल्दी करते हैं। 31 क्वेश्चन में है कि डिग्रेडेशन ऑफ शुगर टू एसिटाइल कोएंजाइम विल नॉट टेक प्लेस इन द फॉलोइंग वन ऑफ द नॉट प्रेजेंट इन एनाबीना। एनाबीना एक प्रोकैरियोटिक जीव है, बीजीए में आता है, और प्रोकैरियोट में कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, याद करो, हम लोगों ने साइटोलॉजी में इस चीज़ को पढ़ा था। एल्कोहल फर्मेंटेशन आप बड़े आराम से कर पाओगे, ग्लाइकोलिसिस कर पाओगे, ये F0 F1 कई बार बताया जा चुका है। तो यहाँ से प्रोटॉन आते हैं, और अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46। इसमें क्या कहा गया है, ड्यूरिंग 24 आवर्स देयर इज ए टाइम व्हेन द प्लांट नाइदर गिव्स O2 नॉर CO2, दिस इज द टाइम ऑफ। मतलब याद करो कंपनसेशन पॉइंट, हमने पिछले लेक्चर में फैक्टर्स के बाद में संतुलन बिंदु बताया था। मतलब 24 घंटे में ऐसा समय भी आता है जब पौधों की पत्तियों से न तो ऑक्सीजन बाहर आता है न CO2 बाहर आती है। आप कह सकते हो कि गैसीय विनिमय रुक जाता है, अच्छा, या आप कह सकते हो कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाती है, इस वजह से कोई भी गैसीय विनिमय इसमें नहीं होता। तो ये कब का टाइम होना चाहिए, ट्यूलाइट, संध्या वरिया, दोनों वक्त जब जुड़ते हैं, रात और दिन आपस में कनेक्ट होते हैं, ना तो रात होती है ना टोटली दिन होता है, शाम का जो वक्त होता है वो, उस टाइम ये संतुलन बिंदु आता है, वही एनसीईआरटी में थर्ड इसका राइट आंसर दिया जा रहा है। आंसर इज थर्ड, ट्विलाइट, संध्या समय काल, है ना। हाउ मेनी एटीपी मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम फर्मेंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज का अगर फर्मेंटेशन किया जाए तो कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे, 2 एटीपी हैं, 2। नेट गेन प्रॉफिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 2 ATP। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड। ये
थोड़ा सा पूरी जानकारी हो तब आएगा। मीथेनोजन बैक्टीरिया वो होते हैं जो दलदली भूमि में पाए जाते हैं या जुगाली करने वाले जानवरों की र्यूमेन भाग में, स्टमक में पाए जाते हैं। ये ईस्ट एथेनॉल को बनाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक, ठीक है। ये अभी शायद आप नहीं जानते होंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्चुअली एक फिलामेंटस बैक्टीरिया है, इससे बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी है, इनसे बहुत सारे एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं। कॉलीफॉर्म विनेगर है ना, तो फोर्थ इसका आंसर होना चाहिए, रॉन्गली मैच्ड। तो ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन ब्रेड बिकम पोरस, ब्रेड छिद्रयुक्त हो जाती है, ब्रेड बड़ी स्पंजी होती है, तो वो CO2 की वजह से होती है। ईस्ट फर्मेंटेशन करता है, उससे आती है। वाइन कैसे बनती है, ब्रांडी, ये बात हो। तो कह रहे वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस डायरेक्टली बाय द फर्मेंटेशन, ब्रांडी एंड विस्की रिक्वायर बोथ फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन, बिकॉज डिस्टिलेशन इसलिए करनी पड़ेगी आपको ब्रांडी और विस्की रम में, हमने आपको बता दिया है, तो वहाँ पर अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि नेचुरल फॉर्म में 13% ही आप ऑब्टेन कर सकते हो। फर्स्ट विटामिन टू प्रोड्यूस थ्रू द फर्मेंटेशन बैक्टीरिया, विटामिन C भी बनता है लैक्टिक एसिड में, है ना, ऐसे। इन्होंने कहा है कि हाउ मेनी NAD मॉलिक्यूल्स गेट रिड्यूस्ड इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। चलो इस पर बात कर लेते हैं। 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है तो कितने NADH2 रिड्यूस होंगे, ठीक है, इस पर थोड़ा डिस्कशन हो जाए। क्वेश्चन नंबर है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 52 है ना। तो सोचो, ग्लाइकोलिस एक ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2 पायरुविक एसिड में, किसमें, पायरुविक एसिड। तो अपने 2 NADH2 यहाँ आए थे, NAD, ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस 2 NADH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर। तो 2 तो यहाँ बन गए। अब ये किस में कन्वर्ट हुआ था, 2-एसिटाइल कोएंजाइम, याद आ रहा है। तो 2 NADH2 आपके यहाँ बने थे, तो 2 यहाँ आ गए, तो टोटल 4 हो गए। अब जब ये गए थे तो 3 इसमें बने थे, 3 और 2 साइकिल चलेंगी तो 6 हो जाएंगे, तो 6 आपको यहाँ मिल गए, 2 ये मिल गए, 2 ये मिल गए, तो टोटल कितने हो गए, 10। कितने हुए, 10। अपनी रिएक्शन में देख सकते हो, आंसर भी थर्ड होगा, 10। ये एंजाइम इनोलेज कैटालेज किसकी प्रेजेंस में, इनोलेज में याद करो, ग्लाइकोलिसिस में Mg लिखा हुआ है, बड़े आराम से आप समझ पाओगे, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन है 57, हाउ मेनी PgL आर प्रोड्यूस बाय द ग्लाइकोलिसिस ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो 3 मॉलिक्यूल मतलब PgAl कितने बनते हैं। तो एक ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलिसिस में होता है तो 2 PgL बनते हैं, और 3 हैं तो 6 बन जाएंगे। अब बात ये पूछा है कि फिर ATP कितने बनेंगे। तो ATP याद करो, PgAl से पहले जो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप था वहाँ एक ATP यूज हुआ था। जब आप उस स्टेप को इंक्लूड ही नहीं कर रहे हो तो फिर वहाँ पर आपको 2 ATP रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से टोटल 40 ATP बनेंगे एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, और 3 ग्लूकोज की बात कर रहा है तो 120, तो इसलिए फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, बढ़िया, आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद मैं करता हूँ। 58 कर पाओगे आप, हाँ, नॉन कॉम्पिटिटिव अभी नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपको एंजाइम में पढ़ने को मिलेगा, है ना। इन सकुलेंट प्लांट ओपनसिया इज नाइट RQ, देखो 61, ये मैंने RQ में आपको पढ़ा दिया, क्वेश्चन है 61, ठीक है। याद करो ओपनसिया
कैक्टस, केम प्लांट। तो केम प्लांट का आरक्यू क्या था बताइए, 0 मैं आपको लिखा चुका हूँ, तो वही है इसका आंसर, है ना। हाउ मैनी ATP वर डिडक्टेड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। हाँ, फर्मेंटेशन में अगर एक ग्लूकोज जाता है तो जाहिर सी बात है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH2 बने थे तो 6 ATP हो जाएगा, है ना, ये बात है। व्हाट प्रोसेस इज अडॉप्टेड टू ऑब्टेन एल्कोहल कंटेंट ग्रेटर देन 13%। 13% से अगर ज़्यादा एल्कोहल आपको किसी एल्कोहलिक प्रोडक्ट में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। आसान है। तो हमने आपको स्टेज फर्स्ट पढ़ा दी, थर्ड पढ़ा दी एंड फिफ्थ भी कंप्लीट कर दी। इज़ दैट क्लियर? हमने आपको मैक्सिमम स्टडी करा दी है, आप भी थोड़ा सा और मेहनत करें, घबराएं नहीं।